पिछली श्रृंखला में हमने रीतिकाल पर विचार किया और देखा कि इस समय हमारी सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही परिस्थितियां जो है वो हरासोन्मुखी हो गई थी, अर्थात धीरे धीरे परिस्थिति जो है वो बद से बदतर हो गई थी। मुग़ल और अंग्रेज़ दोनों मिलकर जनता का तरह तरह से शोषण कर रहे थे, तरह तरह से उन पर अत्याचार कर रहे थे। नारी की मर्यादा का अवमूल्यन हो चुका था। कल तक जो नारी पूजनीय थी, आदरणीय थी, अब वह दर्शनीय हो गई थी। वह व्यक्ति न रह करके वस्तु हो गई थी, जिसको उपहार स्वरूप एक दूसरे को प्रदान किया जाता था। विजेता राजा या तो स्वयं ही कन्या सुंदरियों की मांग करते थे और नहीं तो हारा हुआ राजा स्वयं ही उपहार स्वरूप या संधि के उद्देश्य से या सीमाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से, राज्य विस्तार के उद्देश्य से अपनी कन्याओं को विजेता राजा को प्रदान करता था। इस तरह से नारी की मर्यादा का अवमूल्यन हो गया था। अब वह व्यक्ति न होकर के वस्तु हो गई थी, जिसे उपहार स्वरूप एक दूसरे को दिया जाता था। 19वीं सदी के आते आते मुग़लों का तो शासन समाप्त हो गया, लेकिन अंग्रेज़ों का पूरे भारत पर निरंकुश राज्य हो गया। अब अंग्रेज़ तो अंग्रेज़, जमींदार भी और उनके कारिंदे भी जनता पर, किसानों पर तरह तरह से अत्याचार करते थे। यह तो फसलें होती नहीं थी, और अगर होती भी थी तो उन पर ज़मींदारों की नज़र रहती थी और जनता पर तरह तरह के कर लगाए जाते थे, या किसी भी बहाने से जो वो फसलें होती थी वो कट करके ज़मींदारों के पास पहुंच जाती थी। और तो ज़मींदारों को यहाँ होने वाले उत्सवों में भी किसानों को उपहार स्वरूप फल, दूध, दही, उपले आदि देने पड़ते थे, और नहीं देने पर ज़मींदार के कारिंदे जो हैं वो ज़बरदस्ती उनके यहाँ से पशु खोल ले जाते थे या उनके बर्तन भाड़े उठा ले जाते थे और या मारपीट करते थे। इस तरह से जनता पर जो है वो अत्याचार जारी था, जिस कारण 19वीं सदी के आते आते जनता में विद्रोह फैल गया था, असंतोष फैल गया था। अब वह शासकों से डरने के बदले उनका प्रतिकार करने का मन बना चुकी थी। जगह जगह पर विद्रोह की ज्वाला पनपने लगी थी, जिसका प्रस्फुटित स्वरूप हमको 1857 में दिखाई पड़ा, जबकि महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, नाना साहेब, राव साहब, बाजीराव पेशवा, वीर कुंवर सिंह आदि ने मिलकर के विद्रोह का बिगुल बजा दिया। पूरे भारत में क्रांति की आग सुलग उठी, और जो वह आग सुलगी तो फिर धीमी भले पड़ी लेकिन समाप्त नहीं हुई। इसको चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने इसको जलाए रखा, और फिर सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी आदि के नेतृत्व में हमको 1947 में आज़ादी मिली। तो इस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने तो बलिदान दिया, लड़ाइयाँ लड़ी, जनता का विद्रोह, शासकों का विद्रोह किया, लेकिन उसके साथ साथ हमारे साहित्यकार भी मौन नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों का उत्साह बढ़ाया, देश की वास्तविक दशा का वर्णन किया। इस दृष्टि से हम माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध रचना पुष्प की अभिलाषा को देख सकते हैं, जहाँ पुष्प अपने को स्वतंत्रता सेनानियों के मार्ग में बिछ जाने की अभिलाषा रखता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊँ, चाह नहीं सम्राटों के सौ पढ़े हरि डाला जाऊँ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ, मुझे तोड़ लेना बन मालिक उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ से जाएं वीर ने। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी जब वीरों का कैसा हो बसंत के माध्यम से स्वतंत्रता से नारियों को प्रोत्साहित किया, तो जयशंकर प्रसाद ने भी अलका के माध्यम से कहवाया, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोचो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। और निराला ने तो शेरों के माद में आया है ये आज से आज जागो फिर एक बार कह करके अंग्रेज़ों को तो सियार ही बना दिया। वो उन्होंने जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक
चरित्रों के माध्यम से हमारे गौरवशाली अतीत का वर्णन किया। उन्होंने हमारी जनता को, हमारे वीरों को यह बताने का प्रयत्न किया कि हम प्रारंभ से दबे हुए नहीं हैं, बल्कि आज हम परिस्थिति वश दब गए हैं, नहीं तो हमारा अतीत गौरवशाली था और उस अतीत की प्राप्ति के लिए हमको पुनः प्रयास करना है। इस तरह से सभी मैथिली शरण गुप्त ने समाज में जो नारियां उपेक्षित थीं उनको स्थान दिलाने के लिए साकेत और यशोधरा की रचना की। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि हमारे साहित्यकार भी वीरों को प्रोत्साहित करने के लिए, सामाजिक के वास्तविक दशा का वर्णन करने के लिए प्रयासरत हो गए। वो भी जी जान से कोशिश करने लगे। जो इसमें नागार्जुन, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ मिश्र अग्रवाल, आगे अस्कादी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ आधुनिक काल में भी छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद नाम की कई धाराएं निकल आए। अब लोग प्राकृतिक उपमानों के बजाय यथार्थ की तरह सामाजिक उपमानों को ग्रहण करने लगे। अब भिक्षुक, कुकुरमुट्टा, विधवा, तोड़ती पत्थर उनकी रचना का विषय हो गया। इसमें निर्मला की प्रसिद्ध रचना भिक्षुक भी दर्शनीय है, उसको हम देख सकते हैं। वह आता, दो टूक कलेजे को करता, पश्चात पथ पर आता, पेट और पीठ मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता, वो पछताता पथ पर आता। भिक्षुक जहाँ समाज की कारुणिक दशा का वर्णन करता है, तो विधवा और तोड़ती पत्थर भी इसी भावना को प्रतिपादित करती हैं। और फिर चांदनी चंदन सदृश हम क्यों कहें, चांद तो उस सिक्के सा है जिसमें चमक है, पर खनक गायब के माध्यम से। कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति भूखा है उसे प्राकृतिक उपमान या सौंदर्य आकर्षित नहीं कर सकते, उसको तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता रहती है। इस तरह से यथार्थवाद या प्रयोगवाद का कविता में जन्म हुआ और यह परंपरा आज भी चल रही है, जिसमें कुमार विश्वास आदि कवि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं या हिंदी को विश्व स्तर पर स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सराहनीय प्रयास किया है। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है, जिस पर फिर हम अगली श्रृंखला में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और पुनः नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हो सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।